स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, खास। हम अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने कर दिया है रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं हिंदी की दवाई, और जिसमें हम आपकी कंप्लीट हिंदी तैयार करवाते हैं धीरे धीरे। एक दिन में हो सकता है आप आवें और आप कहें कि नहीं मैं सब सारा सिलेबस कहाँ है। तो आप अगर रोज रोज बैठते रहेंगे तो ये धीरे 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 एक दिन में पूरा सिलेबस हो भी तो नहीं सकता है। तो अगर आप रोज रोज बैठते रहेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका पाठ्यक्रम कवर अप होने लगा। बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं गुरुजी अब हम इंप्रूवमेंट फील कर रहे हैं, तो वो इसी निरंतरता का कमाल है। रोज रोज डंबल उठाएंगे तो ये हाथ में मछली दिखने लगेगी एक रोज, लेकिन आप एक दिन में मछली बनाना चाहेंगे तो नस बस फट जाएगी। तो सारा खेल एक दिन का नहीं होता, निरंतरता का होता है। जो निरंतरता का स्वाद इस कक्षा में चख चुके हैं वो भरपूर आनंद में, जिन्होंने अभी तक नहीं चखा है उनको 7 दिन का चैलेंज है। आप 7 दिन हमको देखिए, उसके बाद ही हमारे बारे में कोई राय बनाइए। तो आइए आपकी इस दवाई की करते हैं शुरुआत। यूपीएसआई, यूपीएससी, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल कोई परीक्षा देने जा रहे हैं यही क्लास पढ़िए। पॉलिटेक्निक हिंदी के लिए यही क्लास पढ़िए। बिहार के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए कोनो परीक्षा देने जा रहे हैं आप यही क्लास पढ़िए। आइए अगली सवाल पर बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट में ही आपने पढ़ लिया था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या पढ़ा था जी आपने? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखने वाले थे राहुल सांकृत्यायन। बहुत तगड़े घुमक्कड़ आदमी, दुनिया में भर में घूम घूम के इन्होंने तमाम सारे बौद्ध शास्त्र जो भारत में विलुप्त हो गए थे उनको श्रीलंका से और कहाँ से लेकर के भारत आने का श्रेय इनको, लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने काल्पनिक उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा। और बाकी घुमक्कड़ तो है ये राहुल सांकृत्यायन जी, इनका नाम याद रखिएगा। और सांकृत्यायन भी कभी कभी पूछ लेता है वर्तनी शुद्धि के तौर पर, याद रखिएगा। सांग जो ऐसा लिखा है वैसे सही है। बहुत जाने लोग इसको सांस्कृत्यायन, इसमें संस्कृत डालने लगते हैं। भाई साहब ये संस्कृत से बिल्कुल दूर दूर शब्द, इसका कोई संबंध नहीं है। ये सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और महात्मा बुद्ध से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपना नाम उनके बेटे के नाम राहुल पर अपना नाम राहुल रख लिया, ठीक है। तो देखें ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलें और दूसरा सवाल देखें। हिना फिल्म की कहानी किस कहानी पर आधारित है? वैसे उनके मूल नाम पर अगर जाएं तो इनका मूल नाम भी याद रखिएगा, ये केदारनाथ पांडे। शायद कभी कोई पूछ ले, मूल नाम है इनका। मूल नाम क्या है? केदारनाथ पांडे है राहुल सांकृत्यायन जी का, याद रखिएगा। खैर आ जाते हैं फिर से। तो हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? ऋषि कपूर, मैं हूं खुशरंग हिना। कहानी यह है कि एक कोई जो हीरो है वो नदी में गिर जाता है, बेहोश होकर के पाकिस्तान पहुंच जाता है। फिर वहाँ रहने लगता है। फिर वो अपना होश हवास आता है, वो लौट के अपनी दुनिया में आता है, फिर भारत आता है। ऐसे करके वो कुछ कहानी है और उसके 2 वर्जन है। मतलब वो गाना बड़ा फेमस था, मैं हूँ खुश रंग हीना। अच्छा, जब इतिहास खंगाला गया, सवाल यूपीएसआई में आया, तब इस बात पर जोर पता चला। तो पता चला कि यही इसमें जो हीना कहानी है फिल्म वाली, वैसे उसका और इसमें जो कहानी इसका उत्तर है उसका सिर्फ प्लॉट सेम है। प्लॉट का मतलब बेसिक की नायक पाकिस्तान से नायक हिंदुस्तान का है, वो पाकिस्तान जाता है, फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है, इतना प्लॉट है। बाकी फिल्म की कहानी और जिस कहानी पर इसको बेस्ड बताया जाता है उसकी कहानी में बहुत अंतर है। उत्तर आप जान लीजिए, मलबे का मालिक ये कहानी है, एक एक्चुअल कहानी है मलबे का मालिक। मोहन राकेश की कहानी है ये। अब्दुल गनी इसका जो मुख्य पात्र है वो है मोहन राकेश। अब परीक्षा में आया है तो बताना वाजिब है, मैं आपको बताया दे रहा हूं। लेकिन एक्चुअल कहानी और मलबे का मालिक कहानी का प्लॉट, मतलब नायक पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है, बस इतने बेस को लेकर के शायद कहानीकार ने पूरी कहानी ही चेंज कर ली है उस कहानी के प्लॉट पर। तो शायद इसीलिए इसका जुड़ाव माना गया। लेकिन सीधे सीधे आपको कहानी में जुड़ाव नहीं मिलेगा। लेकिन अब चूंकि परीक्षा में आया है वो सवाल, तो हम लोगों को याद करना है। तो हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश की कहानी। बहरहाल कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन कहानियों पर सीधे सीधे हू बहू बिना किसी छेड़छाड़ के पिक्चरें बना दी गई। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है, उस पर हू बहू ऐसे कहानी बना दी गई। एक पुरानी फिल्म है, बहुत जबरदस्त फिल्म है, नदिया के पार।
ये नदिया के पार जो फिल्म है ये पूरी की पूरी कोहबर की शर्त, हूबहू कोहबर की शर्त, कोहबर की शर्त। ये कोहबर की शर्त उपन्यास है जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने, केशव प्रसाद मिश्र ने। इस उपन्यास में भी वैद्य जी हैं, इस उपन्यास में भी चंदन है, गुंजा है, सब एज इट इज है, ओंकार है, सब हूबहू वही जो इस उपन्यास में है वही नदिया के पार में। बस कोहबर की शर्त में गाने नहीं है, नदिया के पार में गाने हैं। और एक बड़ा गजब खेल किया फिल्म बनाने वालों ने। कोहबर की शर्त ये एक किताब है जिसके 4 खंड है, एक किताब में 4 सेगमेंट है। जो नदिया के पार फिल्म बनी वो सिर्फ पहले खंड पर आधारित है। और आप समझिए कि पहले खंड में आपने देखा होगा, अगर नदिया के पार फिल्म कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो जो गाना है, तो नदिया के पार आपने देखा होगा, तो उसमें आप आखिर में देखे होंगे कि वो बारात आती है और बारात बड़े भैया की आती है, और तब वो जो गुंजा है वो अपने पिताजी से कहती है, वैद्य जी से, कि हमको थोड़ी संखिया माने जहर दे दीजिए, हम खा के मर जाए, हम तो सोचे थे चंदन से हमारा ब्याह होगा। उसके बाद फिर मैनेजमेंट बन जाता है और चंदन और गुंजा का ब्याह हो जाता है। दैट वाज हैप्पी एंडिंग, लोग खुश होकर के अपने घर आ गए। आपको असलियत जाननी चाहिए, केशव प्रसाद मिश्र ने जो कहानी लिखी, कोहबर की शर्त का जो उपन्यास है, इस कहानी की जो असल बात है वो तो हैप्पी एंडिंग देने के लिए फिल्म वालों ने अपने हिसाब से चेंज कर लिया था। लेकिन असल में उपन्यास आगे तब बढ़ता है जब गुंजा और उनके बड़े भैया ओंकार का ब्याह हो जाता है। चंदन से ब्याह नहीं होता है गुंजा का, गुंजा उस घर में चंदन की भौजाई बन करके आती है। उसके बाद 3 खंड हैं और साहब आप पढ़ना शुरू करेंगे, कितने पत्थर दिल आदमी है, आपके आंसू बहते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। ऐसी जबरदस्त किताब है कोहबर की शर्त, हमने पढ़ी है, याद है हमको, हम केडी कैंपस जाते थे, मैं बताया होगा एक बार कभी, केडी कैंपस पढ़ाने जाते थे जिन दिनों, तो आगरा भी पढ़ाने जाते थे, आगरा 3 दिन रुकना होता था, तो कोहबर की शर्त उसी समय हमारे हाथ में आया और हम बैठे पढ़ रहे थे, रात के 2 बजे हुए थे, हम पढ़े जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे तो आंसू बहेंगे, हो ही नहीं सकता, आप पत्थर दिल आदमी होंगे, अगर आप मनुष्य होंगे तो आपके आंसू वो निकाल लेगी किताब। और हमारे एक मित्र वो सोए थे, अचानक उनकी नींद खुली, देखे अमरनाथ रो रहे हैं, वो टेंशन में आ गए, क्या हुआ, एकदम परेशान हो। तो फिर मैंने उसको समझाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उसको लगे कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये किताब पढ़ के, जब मैं उसको सच में ये समझा पाया कि मैं किताब पढ़ के रो रहा था, कि इतनी गालियां दी है उसने, हार्ट अटैक करवा दोगे, ऐसे कौन रात हो जाता है, हो जाता है ये। तो ये एक नदिया के पार फिल्म है। इसी नदिया के पार का मॉडर्न वर्जन है हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये इसी का मॉडर्न वर्जन, हूबहू सेम कहानी का प्लॉट उठाया गया है, कोहबर की शर्त का प्लॉट बना करके सेम वही कहानी, उसमें बस इतनी मॉडर्न जमाने की नदिया के पार है, बस इतना समझ लीजिएगा। तो कहानी है कोहबर की शर्त, याद रखिएगा, हिना और मलबे के मालिक से किस्सा चला। तो यहां तक पहुंच गया, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जान पर खेलना, इस मुहावरे का मतलब बताइए, जान पर खेलने का मतलब बताइए। बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना, जान पर खेलना, मास्सा बहुत सारा, इसमें कौन सा दम लगाना, ये सब ये बेकार लिखे हैं, इनकी व्याख्या कोई मतलब नहीं है भाई, उल्टा व्याख्या थोड़े होती, सीधी व्याख्या होती, मुहावरा का मतलब बताना हो तो बताओ। कोई बहुत बड़ा जोखिम आप ले ले तो इसको कहते हैं जान पर खेल जाना, कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने को ही जान पर खेल जाना कहते हैं। जीत के लिए कुछ भी करना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, इसका मतलब नहीं। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? अब ये बात अगर सच में, ये बताइए, सवाल बनते हैं कंसेप्चुअल, और लोग अकर्मक सकर्मक कंफ्यूज रहते हैं। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? तो अकर्मक क्रिया इनमें से धातु पर, कर्म पर, कर्ता पर, क्रिया पर किस पर प्रभाव डालती है? तो भैया अकर्मक क्रिया कर्ता पर प्रभाव डालती है। अगर क्रिया कर्म पर प्रभाव डालेगी तो वो कर्म के साथ यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहां प्रभाव से मतलब यह नहीं होता कोई डंडा लेके पीटे, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। प्रभाव से मतलब होता है कि उस क्रिया के लिए कर्ता के अलावा कोई और चाहिए क्या? अगर कर्ता के अलावा और कुछ चाहिए तो वो और कुछ कर्म ही होगा, और अगर कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए अगर क्रिया के लिए, तब वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और अगर उस क्रिया को संपन्न करने के लिए कर्ता के सिवा कुछ नहीं चाहिए तो वो क्रिया अकर्मक है, अकर्मक है, अकर्मक है। जैसे सोना, मैं सो रहा हूं, कर्ता ही सोएगा।
अब कहा गुरुजी मैं पलंग पर सो रहा हूं, है हमारी बला से तुम पलंग पर सो, जमीन पर सो, कांटा पर सो, आग पर सो, पानी पर सो, तुम जहां सो तुम्हारी मर्जी। जब तुम पलंग पर कह रहे हो, आग पर कह रहे हो, कांटा पर कह रहे हो, तो अधिकरण है, 8 कारक होते हैं, अधिकरण कारक है उसमें, तो आप कंफ्यूज मत होइए। इस सोना और क्रिया, एक सोना जो क्रिया है वो सिर्फ कर्ता को प्रभावित करती है, लेकिन मैं कहूं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें कर्ता तो है, ऑब्वियसली क्रिया करेगा कर्ता तो प्रभावित तो होवे करेगा, लेकिन मैं खा रहा हूं विदाउट एनी थर्ड ऑब्जेक्ट। क्या खा रहे हो? कुछ चाहिए खाने के लिए, वो क्रिया संपन्न करने के लिए, कर्ता वो खाना क्रिया करे इसके लिए कुछ दो तब तो खाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कर्म चाहिए तो क्रिया सकर्मक, और कर्म चाहिए न करिए तो उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसीलिए अकर्मक क्रिया सीधे कर्ता से संबंधित होती है, उसके लिए कोई और चीज चाहिए ही नहीं होती। वाक्य में आप कितनों गुरुजी पक्षी उड़ रहे हैं, उड़े, पक्षी करता है, और उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया है। क्या उड़ने के लिए पक्षी और क्रिया के अलावा कुछ नहीं? गुरुजी आसमान में उड़ रहा है, तो आसमान आधार है, अधिकरण है, आसमान में लगा है उसके साथ, यार में लगा है। तो बस सिंपल सी बात है कि जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता है वही सकर्मक है, और जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है वह अकर्मक क्रिया है, बिना कर्म की क्रिया है, और वे सीधे सीधे कर्ता को प्रभावित करती हैं। जिनको अभी भी अकर्मक सकर्मक का कंफ्यूजन हो, मात्र 5 या 6 मिनट की वीडियो है, आप लोग किसी क्लास में पढ़ाते हुए पूरा कंसेप्ट बताया है, एक बार जाके वो खाली 6 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, एकदम डिटेल से सब एग्जाम्पल के साथ बता दिया, जीवन को भी भूलना ही नहीं करोगे। वीडियोस में पड़ा होगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। तो अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्म पर, कर्ता पर, क्रिया पर, इन किस पर प्रभाव पड़ता है? जी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। आइए आगे बढ़ते। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? हाय मास्टर, इतना सरल सवाल, कोई बात नहीं, यूपीएससी इतना पूछिए सरल सवाल तो हम बता रहे हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है। जिससे ग्रुप का बोध हो, कक्षा की बात करें, परिवार की बात करें, समिति की बात करें, सभा की बात करें, सेना की बात करें, पुलिस की बात करें, भीड़ की बात करें, जनता की बात करें, सब समूह का बोध करवाते हैं। जिन शब्दों से समूह का बोध होता है उनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? एग्जामिनर सवाल ऐसा बनाई से कसम से क्या बताए। अब ये बिहारी आईजीटी परीक्षा में आया था, कायदे से इस बिहारी के साथ कुछ लिखना चाहिए था कि बिहारी बोली, बिहारी भाषा। अब आप तो बिहारी पढ़े हैं, वो बिहारी सतसई वाले बिहारी, दोहा लिखने वाले बिहारी। अब तुम सोचो वही बिहारी नामकरण इनमें से ही अंग्रेज में से कौन करेगा, तो तुमको नहीं लगेगा कि मूर्खता है। तो ये वो बिहारी की बात नहीं हो रही, बिहारी लाल कविवर बिहारी की बात नहीं हो रही जो जयपुर नरेश के यहाँ दरबार में रहते थे, उनकी बात नहीं हो रही। बिहारी बोली यानी कि जो उस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उसका नामकरण क्या किया? तो सबसे पहले उसका नामकरण किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मतलब बिहारी को बिहारी कहने से ग्रियर्सन का। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है गुरुजी, बिहार शब्द से प्रचलन है, ठीक है, लेकिन आप समझिए ग्रियर्सन साहब ने, अब्राहम ग्रियर्सन ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करवाया, भारत की एक एक बोली का सर्वे करवाया साहब, एक एक बोली का। उसी समय ये बैसवारे में बैसवारी बोली जाती है, भैया बोली जाती है, तुम नाम जानते थे? तुम जिस क्षेत्र में पैदा हुए तुम कौन सी बोली बोल रहे हो जानिए, जब लिखत पढ़त में आएगी, जब ये डॉक्यूमेंटेशन में आएगी तभी तो नाम धरा जाएगा। तो बिहारी क्षेत्र में बिहारी बोली जाती है, उसका नाम कि हम पहचान सकें तो बोले इसको बिहारी कहिए, इसको क्या कहते हैं बैसवारी कहिए, तो इसको मगही कहिए, तो इसको मैथिली कहिए, तो इसको इस तरह से जो नामकरण है वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो हुआ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा, उन्हीं ग्रियर्सन साहब के द्वारा ये नामकरण किए गए हैं। तो याद रखिएगा बिहारी बोली का जो नामकरण है वो ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बाकी और भी अलग अलग नाम है, उनका कोई औचित्य नहीं कि आप रटें। ग्रियर्सन आप याद रखें, गारसा दत्तासी आप याद रखें, ये दो आदमी ठीक आदमी है। गारसा दत्तासी को इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी के लिए याद रखें, जिन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। और बाकी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इन्होंने साहित्य का जो क्या कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास ग्रंथ वो ग्रियर्सन ने लिखवाया। उसके अलावा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करवाया है इन्होंने, और बिहारी बोली का नामकरण इसीलिए ग्रियर्सन के नाम पर है, ग्रियर्सन ने करवाया, ऐसा आपको याद रखना है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? सरल सा सवाल। भव्य नहीं गुरुजी, क्षुद्र का भव्य नहीं होता। खोटा, खोटा का विलोम खरा होता है, खरा खोटा। खरा माने अच्छा एकदम सच्चा, और खोटा माने झूठा नकली। हाँ इसको तो आप कह सकते असली नकली। खरा खोटा का जो संदर्भ होता है, बहुत खरा आदमी, सच्चा आदमी, बहुत खोटा आदमी मतलब नकली आदमी है, दिखता कुछ और है करता कुछ और है। ये खोटा सिक्का माने नकली सिक्का, ये सब सुने होंगे आप जीवन में, तो उसको असली नकली के संदर्भ में खरा खोटा याद रखिएगा। तो क्षुद्र माने होता है बहुत बेकार सा, मतलब बिना महत्व की चीज,
और महान माने बहुत भव्यता लिए हुए, बहुत विशालता लिए हुए, बहुत विस्तार लिए हुए। तो क्षुद्र का जोड़ा महान से चलता है, लघु का जोड़ा गुरु से चलता है। लघु का जोड़ा जो भव्य के लिए आप कह सकते हैं कि मतलब आप भव्य कहें तो साधारण कह लें, साधारण, साधारण भव्य, बहुत साधारण प्रदर्शन, तब बहुत साधारण महल बना हुआ है, साधारण घर बना हुआ है, बहुत भव्य घर बना हुआ है, तो भव्य के लिए साधारण कह सकते हैं। खोटा खरा जोड़ा चलता है, लघु गुरु जोड़ा चलता है, और लघु का दीर्घ से भी जोड़ा चलता है। संदर्भ जिस तरह का होगा उस हिसाब से सोच लीजिएगा। और बाकी क्षुद्र के लिए जो विलोम शब्द है वो महान शब्द है। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? केदारनाथ सिंह साहब ने अपने समय के शब्दों के बारे में लिखा। अपने समय के शब्दों में उन्होंने अज्ञेय जी के बारे में लिखा, अन्य तमाम कवियों के बारे में लिखा। तो उसमें कवियों के बारे में अगर लिखेंगे तो इसी को आलोचना कहा जाता है। इसमें कविता नहीं है, इसमें निबंध नहीं है, तो गद्य पद्य मिश्रित शैली नहीं है, तो कविता नहीं, इसलिए काव्य नहीं। निबंध है ये नहीं, चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित शैली भी नहीं है, तो आलोचना है। जब कवियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कोई बात कही जाती है तो सामान्यतः उसको आलोचना के दायरे में रखते हैं। केदारनाथ सिंह जी की ये आलोचनात्मक पुस्तक है जिसका नाम है मेरे समय के शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं? गो, बेहतरीन सवाल है। गो, तो आप देखिए, गो, तुम हो, ये बहुत सारे शब्द आज इससे निकलेंगे, आनंद लीजिएगा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गाए हो? अगर मुझे गाए। तो अगोचर एक शब्द है, इसी में एक शब्द गोचर शब्द होता है। तो गोचर अगोचर का मतलब क्या होता है, यहीं से निकलेगा। और वैसे पहले इस सवाल का उत्तर दे देते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जो गो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत मतलब होते हैं। गो का अर्थ गाय तो आप जानते हैं बचपन से। गो का अर्थ नदी भी जान लीजिए अब, और गो का अर्थ एक इंद्रिय भी जान लीजिए। गो का गज से कोई संबंध नहीं, गो का गज से कोई संबंध नहीं। गो माने इंद्रिय और गो माने गाय, गो माने क्या कहते हैं, नदी, सब गो है। अब यहां गो चर अगर कहा जाए, वाक्यांश में आएगा शब्द। गोचर क्या हो गया? इंद्रियों की परिधि में, या जहां तक इंद्रियां पहुंच सके, जहां तक इंद्रियों की पहुंच हो, जहां तक इंद्रियों की पहुंच हो वो सब क्षेत्र क्या है? गोचर है। अब अगोचर माने जो इंद्रियों की पहुंच से, तभी भगवान के लिए आरती में गाया जाता है, तुम हो एक अगोचर। माने ये पंचेंद्रियां हैं, जो 10 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी समझ से आप बाहर हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो अगोचर लिखा हो, जहां जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो अगोचर है, और जो इंद्रियों की पहुंच में हो उसको क्या बोलते हैं? गोचर बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। ठीक, याद रखेंगे। और एक शब्द और है अगोचर के लिए, गोतीत या अगोचर। ये दोनों शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इसका मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों के परे माने इंद्रियों की पहुंच से दूर। अब ये गोतीत शब्द आपने कहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसी में लाइन आती है, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। गिरा वाणी है, माता सरस्वती का पर्यायवाची है। ज्ञान और गो तीत, तो आप समझिए कि जहां अतीत शब्द लग जाए, अतीत माने बीत गया, तो गो अतीत गो तीत। तो जो तीत शब्द जुड़ रहा है वो मूलतः अतीत का तीत रह जाता है, आ हटा करके, तो मूल शब्द तीत ले लेते हैं। तो जब आप कहते हैं गोतीत, तो कहीं पर ये तीत के रूप में, कहीं पर अतीत के रूप में जुड़ेगा। जैसे लोक अतीत लोकातीत माने लोक से परे, देहातीत माने देह से परे। ठीक, तो गोतीत माने इंद्रियों से परे, ज्ञानातीत माने ज्ञान से परे, गिरातीत माने वाणी से परे। तो अतीत शब्द के परे से परे का भाव देता है।
तो जब आप कहते हैं गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम, माने गिरा अर्थात वाणी और ज्ञान और इंद्रियों के से परे हैं आप, हे गिरीश भगवान शिव, गिरीश हे गिरीश भगवान शिव, हम आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वो जो प्रार्थना शिव जी के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम गाई जाती है, उसी में सर्च करना, हमने नमामि शमीशान की व्याख्या की है, बहुत पर्यायवाची और बहुत वाक्यांश याद हो जाएंगे, सर्च करके देख लेना। तो देखो गिरावाणी हो जाएगी, गो इंद्रिय हो जाएगा, गोती तक गोचर इंद्रियों के परे समझ गए, गोचर जहां इंद्रियों की पहुंच हो उसको बोलेंगे और जहां पहुंच ना हो उसको गोतीत या अगोचर बोलेंगे। इंद्रिय और नदी और गाय, या आप गो का अर्थ जानेंगे, गज माने हाथी होता है जिसका गो से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आओ 10 नंबर देखते हैं। यह काम उसने ही किया है, इसमें जो लफ्ज ही है इसको आप क्या मानेंगे? आप कालवाचक क्रिया विशेषण मानेंगे, आप इसको निपात मानेंगे, आप इसको विस्मय मानेंगे, आप इसको क्रिया विशेषण मानेंगे, क्या मानेंगे? तो आप समझिए कि जो शब्द वाक्य में इस प्रकार आवे कि वो किसी शब्द विशेष पर जोर देने लग जावे, तो उस शब्द पर जोर देने वाले को निपात कहा जाता है। ये निपात है। अगर उसने के बगल में ही लगा दिया, इसका मतलब फोकस है कि उसी आदमी ने किया। अब देखिए, ही अगर अलग अलग लगे तो अलग अलग भाव निकलेंगे शब्द से। यह काम उसने ही किया होगा, इसका अर्थ है कि उसने पर जोर है, 10 लोगों में से वही आदमी गड़बड़ उसने किया होगा। अब अगर इसको ऐसे कहा जाए, यह काम उसने किया ही होगा, करने पर जोर दे दिया, मतलब काम करने पर जोर दे दिया, तो समझिए ही भी ये सब निपात के तौर पर आते हैं। हम कहें तुम जाओगे, साधारण है, लेकिन हम कहें तुम भी जाओगे, तो भी ने तुम पर जोर मारा, अर्थ बदल गया। और अगर हम कहें तुम जाओगे भी, तो भी जाओगे पर जोर लगा रहा है। तो एक सिंगल शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे एक एक शब्द होते हैं, ये एक एक अक्षर वाले शब्द होते हैं, 2-2 अक्षर वाले शब्द होते हैं। और ये शब्द जब जुड़ते हैं तो जिससे जुड़ते हैं उसी पर जोर देते हैं, उसी पर पतन डाल। निपात माने आके गिर जाना, लद जाना भाद्य से, कि वो शब्द भारी हो जाए। हाँ, वो शब्द भारी हो जाए, वो शब्द अपने में और वैल्यूएबल हो जाए। तो जो शब्द किसी शब्द में जाएं और इसी तरह उस पर बलदायक जोर देने लग जाएं, तो उनको निपात कहा जाता है। ही भी आदि ये शब्द, मत, नहीं, ये सब निपात के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो इसको याद रखिएगा कि यहां पर ही जो शब्द है निपात है। तुम जाओगे भी में भी निपात है, तुम भी जाओगे में भी निपात है। 11 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं? तद्भव नहीं। धैर्य का कौन सा शब्द? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं? गुरुजी, धान धान्य से बना है, दाहिना दक्षिण से बना है, धोती भी तद्भव जाएगी। धैर्य शब्द जो है वो ठीक ठीक तत्सम शब्द है। अगर आप संस्कृत खोजेंगे तो धीरज मिलेगा, तो सॉरी हिंदी खोजेंगे तो धीरज मिलेगा, या धीर मिल जाएगा, धीरजय मिलेगा। धैर्य से धीरज बनाया जाता है। वैसे अगर धोती की बात करें तो डायरेक्ट अगर इसका कोई तत्सम खोजा जाए तो इसको रूट में जाना पड़ेगा। अधो वस्त्र माने नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है, तो अधो वस्त्र तद्भविक, वो जब भ्रंश आदि प्रक्रिया में आता है तो अधोतर बन जाता है। इस अधोतर का धोत और धोत से धोती, ये एक शब्द की व्याख्या इसकी मिलती है। लेकिन सामान्यतः रटने रटाने के अर्थ में कि तत्सम तद्भव का जोड़ा अगर याद रखना है तो धौती से धोती बना लीजिएगा। अगर आपको तत्सम लिखना पड़े तो धौती से धोती बना सकते, धौती से धोती। ठीक है, ये यौगिक एक क्रिया होती है। लंबा सा ऐसे 4 अंगुल का चौड़ा कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, उसको अंदर तक खाते चले जाते हैं, फिर अंदर से पेट साफ करने के लिए धौती क्रिया बोलते हैं उसको। तो वो धौती में प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र भी धोती कहा जाता है, तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप धोती को खाली पहनने वाली धोती के संदर्भ में मत ले जाइएगा, वह भी होती है, बाकी और भी तमाम अर्थ होते हैं। लेकिन अगर धोती का कोई तत्सम रटना है तो धौती कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण से दाहिना बनेगा, धान्य से धान बनेगा, आप जानते हैं। धैर्य इसमें से संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। भावना में कौन सा प्रत्यय? मूल शब्द पकड़िए और झाड़ दीजिए, तो उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय उपसर्ग अलग हो जाता है। तो भावना में इक तो दिख नहीं रहा है और भावना में अक भी नहीं दिख रहा है, तो बचा अना और वना। अगर वना ले लोगे तो भा अलग रह जाएगा, भा का कोई मतलब नहीं। भाव अलग ले लो, अना अलग ले लो, तो एकदम सिंपली भावना आपको क्लियरली दिखाई पड़ जा रहा है। उपसर्ग प्रत्यय के लिए कोई दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। शब्द पकड़िए, ऐसे झाड़ दीजिए, उसमें मूल शब्द और तद्भव या मूल शब्द और प्रत्यय उपसर्ग आपको एकदम क्लियरली अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है,
तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? हाँ ये गुरुजी, वो याद तो आ गया गुरुजी, 12 याद हो गए अब हैं, अब याद हो गए कौन कौन से। भम भम तीर कीट, भम भम तीर कीट, कौन सूरी, अच्छा पूरा याद आ जाए तो आ जाएगा। यूके न, हाँ यूके सूरी, यूएसएस भम फिज कुछ भी पी रही, एपी या हाँ एपी कह लो, एपी कहा रहा है, एपी या ले पी या ले री, कुछ भी बना लो आ जाएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपको याद हो गए हैं कि भारत मॉरिशस और त्रिनिदाद टोबैगो और यूनाइटेड किंगडम लंदन, सूरीनाम यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स माने अमेरिका, और ऐसे साउथ अफ्रीका, भारत, मॉरिशस और फिजी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिजी 12 सम्मेलन हुए, याद हो गए हैं चौपाई से। भम भम तीर कीट यू के एक दिन बताए रहे, याद है ना, यू के सूरी यूएसएस भम फिज लेरी। हाँ बढ़िया है, लेरी कर लो तो और बढ़िया है। अब सुनो, तो ये जो तीसरा वाला भारत में हुआ भम भम, तो तिरकिट यूके सूर्य, और जो तीसरा वाला है भम में भारत है, ये वाला दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नागपुर, भोपाल, दिल्ली 3 स्थान है, दिल्ली में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। भम भम तिरकिट यूके सूरी यूएसए भम फिज सूरी 12वां विश्व सम्मेलन है, 12 विश्व हिंदी सम्मेलन। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो साहब इस सवाल में बहुत सारे बालक कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आजकल एक नया जमाना आ गया, नया ट्रेंड आ गया है। आपको मास्टर बताता है अब ऐसा हो गया है, अपडेट करवा देता है, ऐसा तगड़ा अपडेट मारता है जैसे अभी वही अपडेट किया। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा आप भी मूल पढ़ते नहीं है, कोई तुमको बका दे तुम बक जाते हो। सुनो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जब शुरू हुआ तब से भारत में संविधान में वर्णित 22 भाषाओं पर यह जोर था कि भाई जो संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं, इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। तो 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन सन 2013 यानी 21 का पर्चा होने से बहुत पहले यह प्राविधान जोड़ा गया कि भाई एक अंग्रेजी भी इसमें जोड़ ली जाए, क्योंकि अंग्रेजी में भी साहित्य भारत में अब लिखा जाता है। तो अंग्रेजी को शामिल कर लें तो गिनती कितनी बन जाएगी? 23। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए आपसे 2021 का सवाल है, और ये एडिशन संभव ये 13 में हुआ है, 13 में हुआ है। ये ऐड कब हुआ है? एडिशन 13 में हुआ है। तो अब अगर 13 में हुआ है तो ऑप्शन में 23 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो एग्जामिनर बस आपसे संविधान में वर्णित वो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके आधार पर सवाल बना रहा है, और आपको वही याद कर लेना है। अगर ऑप्शन में 23 लिख दे तब तुम आंख मूंद के 23 लगा आना, लेकिन अगर एग्जामिनर 23 न लिखे तो तुम 22 लगा के आना। प्रश्न रटने की चीज नहीं होती। हम देखते हैं कि आप सवाल रटते हैं, कंसेप्ट दूर है, आपकी जिंदगी में कंसेप्ट नाम की चिरैया नहीं लोगों ने छोड़ी है, वो रटा देते हैं सीधे। एक बार आयोग ये मान ले तो वो रट ले, अगली बार ये मान ले तो ये रट ले। अगर उर्वशी नाम का काव्य रामधारी सिंह दिनकर ने तो लिखा ही लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। अब एक परीक्षा में वो सवाल देखें गुरुजी की उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर रट लो, फिर आए जयशंकर प्रसाद रट लो, ये है। लेकिन ये कैसे बतावें कि अरे भैया उन्होंने भी उर्वशी नाम से एक किताब लिखी, इन्होंने भी उर्वशी नाम से एक किताब लिखी, बस इतना ही मामला है। ऑप्शन में जो आवे वो लगा देना, दोनों एक साथ दे देगा तो सवाल गलत हो जाएगा। और बाय द वे दोनों दे दे तो ज्यादा उर्वशी प्रचलित किसकी है? दिनकर जी की, तो तुम दिनकर लगाना। ये कॉमन सेंस पैदा करना है,
ना जिंदगी रट रट के न रखी है लोग। पता चला टाइप करवा रहे हैं, वो पीडीएफ टाइप करवा रहे हैं, अब टाइपिस्ट ने कोई शब्द बिगाड़ दिया। हमको किसी ने भेजा था एक वो क्या कहते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, एक सवाल किसी बालक ने पूछा, तो उसने पूछा ये, उसमें लिखा था शास्त्रीय द्विवेदी। तो हमने पूछा गुरु जी शास्त्रीय द्विवेदी कौन है? तो भैया शास्त्रीय द्विवेदी को हो भी नहीं करे। तो पता चला एक आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी हुए हैं। जब हम साहित्य की किताब में गए, शांतिप्रिय द्विवेदी को भाई साहब शास्त्रीय द्विवेदी लिख दिया गया। अब टाइपिस्ट ने गलती से शांतिप्रिय को शास्त्रीय समझ के लिख दिया, चल रहा है भाई। हाय समझ होनी चाहिए, अंदर से खटका होना चाहिए, कॉमन सेंस आना। यार ये कैसे हो सकता है भाई, इतना पढ़ो तब तो खोपड़ी खटकेगी, पढ़वे नहीं करे। यहां तो मास्टरी टाइपिस्ट पे चल रही है भाई। हम टाइपिस्ट आया, 500 सवाल टाइपिस्ट बनाओ, बना दी इधर इधर सवाल सब लिखे ऐसी बढ़िया। हमारे तो कभी कभी देख ले होंगे, ऐसी दीवार दरवाजा और बढ़िया भौकाली कमरा लगा है, अंदर सामने एक बोर्ड खुला है, इधर सामने खुला हुआ है, इधर सवाल पलटता है, उधर भी पलटता है, इधर क्वेश्चन लिखा है, इधर आंसर लिखा है, दे टिक टिक दे टिक टिक दे टिक टिक। अब उसमें भी गलती कैसे हो जाती है? जो 5 मिनट में 50 क्या कहते हैं 50 मिनट में 100 सवाल 200 सवाल करवाते हैं, वो धर 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 लगवा चले जाते हैं, फिर भी गलत कैसे कर देते हैं? टाइपिस्ट ने गलत कर दिया होता है, इसीलिए गलत कर देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? साहित्य को स्वीकार किया 22। तो समझ पैदा करिए भाषा में, भाषा रटने की चीज नहीं, समझ पैदा करने की चीज है। गायक गीत गा रहा है, या किस काल का उदाहरण है? अच्छा टाइपिस्ट भी क्या करता है, जो माल दो उसको टाइप करेगा, उससे गलती से टाइप हो जाए तो चल गया। यही दुनिया है। गायक गीत गा रहा है या किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुजी गीत गा रहा है, वर्क इज कंटिन्यूइंग, गा रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, जी रहा है, पी रहा है, ये सब तात्कालिक वर्तमान है। इसको कुछ लोग गलती से, ये प्रचलित शब्द होना नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं कि वर्तमान अपूर्ण है, तो इसको अपूर्ण वर्तमान कह देने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा शब्द है, जो सेंसिबल शब्द है, वो तात्कालिक वर्तमान होगा। नहीं लिखा हो तो अपूर्ण वर्तमान भी आप उसी को कहें, कोई दूसरी चीज नहीं। अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान को ही कुछ किताबें अपूर्ण वर्तमान कह देती हैं। तो जब गा रहा है, खा रहा है, तो वो तात्कालिक वर्तमान है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अध जौरिया, जइया, जन्य, अधगय। आप तो मास्टर साहब राजा हो गए, सब रट रट के हैं। देखो ये अध ज और इया से मिलकर के बना है क्या? चारों संयुक्ताक्षर आपको याद रखने हैं। एक तो क्ष, त्र, श्र, नहीं छत्र, ज्ञ और श्र। छ जो है वो अध क और श का योग है, याद रखना। श पूरा है, क आधा है। त्रा जो है वो आधे ता और रा का योग है, आधा ता है, रा पूरा है। ज्ञ जो है वो आधे ज और य का योग है, और श्रा जो है वो इस आधे श और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी संयुक्त व्यंजन, इन चारों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये वो संयुक्त व्यंजन है जिनको पहचान मिल गई, इनको वर्णमाला में स्थान भी दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन जो एक अक्षर आधा एक अक्षर पूरा मिला के बनाया जाए तो वो सब संयुक्ताक्षर कहे जाएंगे, अलग और कुछ नहीं कहे जाएंगे, कहे संयुक्ताक्षर ही जाएंगे। एक अक्षर आधा लो शुरू में, बाद में पूरा लो, मिला के बोलोगे तो उसको संयुक्ताक्षर ही बोला जाएगा। बस इनके लिए संयुक्त व्यंजन नामकरण दे दिया गया, क्योंकि ये चार प्रचलित हैं, सीधे सीधे वर्ण में अपना स्थान पा गए। वरना बहुत सारे ऐसे शब्द है, आधा पा मेरा लगा उपरा, गा मेरा लगा उग्रा, का में लगा उरा, तो ये सब हैं तो संयुक्त व्यंजन है। ठीक, आइए इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? उपनिषद काल पर आधारित है। जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, पापर प्रकाश, सज्जन। तो इनमें से अगर सवाल की तकनीकी पर जाएं तो उत्तर तो आप लगा लेंगे, लेकिन ये टेक्निकली सवाल गलत है। टेक्निकली आप उत्तर लगा लीजिए, याद कर लीजिए, हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे। सवाल बनाने वाले को इसको उपनिषद काल नहीं, महाभारत काल कहना चाहिए, या उत्तर महाभारत काल कहना चाहिए था। ये उपनिषद की कथाओं में इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई कथानक उपनिषद काल पर है ही नहीं। जन्मेजय का नागयज्ञ ये
महाभारत के पात्र कौन? अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। परीक्षित को तक्षक नाम के सांप ने काटा, उनके पुत्र जन्मेजय हुए। वो क्रोधित थे इस बात से, वो सभी सर्पों से बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने नाग यज्ञ किया। तो ये औपनिषदिक कथा नहीं है, ये उत्तर महाभारत कालीन कथा है। महाभारत के बाद की कथाओं में इसका वर्णन मिलता है, तो उत्तर महाभारत काल की कथा के अंतर्गत इसको रखेंगे, पौराणिक कथा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन उपनिषद काल, ये श्वेताश्वतर उपनिषद, ये कठोपनिषद, ऐसे उपनिषद काल कहना बहुत वाजिब नहीं था। बहरहाल एग्जामिनर के दिल में जो आया बना दे, कहीं कोई लड़के तो मिला ही लेंगे, कहानी ढूंढ ढांड के आगे महाभारत वाली कहानी तो लगा लिया जाए। तो उत्तर यही है, जन्मेजय का नागिक। बाकी कायदा ये था एग्जामिनर से, आपसे बिल्कुल नहीं, एग्जामिनर से कहना है भैया ठीक बनाया करें सवाल। देखें तो इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? दिए गए 4 ऑप्शन में जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ कौन लिखा है? कमेंट करके जवाब दो। 18 नंबर, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? सबसे सुटेबल शब्द इनमें से कौन सा है? शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? आकाश, सूर्य, चोटी, बादल। तो मास्टर साहब ये बड़ा सरल है, जो चोटी शब्द है यही शिखा के लिए आएगा, और कोई भी नहीं करेगा। बादल का शिखा से कोई संबंध नहीं, सूर्य आकाश का शिखा से कोई संबंध नहीं। हाँ जी, पुराना उत्तर आ गया। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इतना नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जन्मेजय का नागयज्ञ है। ये जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक। आओ, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक, डेफिनेट प्रोनाउन। कोई अनिश्चितता का बोध करवाता है, कुछ अनिश्चितता का बोध करवाता है, जो सो संबंध का बोध करवाता है, यह, दिस एंड दैट निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी यह को निश्चयवाचक सर्वनाम कहें और यह आदमी में वो क्या कहते हैं, वो पुरुषवाचक में भी यह वह लिखा रहता है, तो इसको क्या माने? तो सुनो, अभी तुम समझ जाओगे। यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम, और आप अन्य पुरुष में वह का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं, तो समझिएगा शब्द वही वह है, बस प्रयोग के आधार पर उसका नामकरण होगा। अगर हम कहें वह जा रहा है, तो आप दावे से कह सकते हैं कि वह जो है ये किसी पुरुष यानी किसी जिंदा मनई के जगह पर आया है। मोहन जा रहा है, सुरेश जा रहा है, ललित जा रहा है, तो ये वह जो है यहां पर ये अन्य पुरुषवाचक है। ठीक, अन्य पुरुष वाचक का है, लिखो अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर हम कह दें वह, मुझे दे दो, या वह बैग मेरा है। अब यहां पर यह इशारा कर रहा है। वो अलग बात है कि इस जगह पर यह सार्वनामिक विशेषण के तौर पर आ रहा है, किसी के पहले आ रहा है, लेकिन है यह क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सामान के लिए, वस्तु के लिए वह का प्रयोग करेंगे तब वो निश्चयवाचक डेफिनेट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। और जब वो किसी व्यक्ति के लिए आएगा वह, तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हुआ करें, शब्द एक का है, प्रयोग डिसाइड करता है। रटंत विद्या डिसाइड नहीं करती हिंदी में, हिंदी में सब कुछ प्रयोग डिसाइड करता है, यूज क्या किया गया। ठीक है, जैसे आप बैठे हैं और आपके सामने 4 मोबाइल रखे हैं, आप ऐसे इशारा कर दें वो उठा दो, तो जब आप कहते हैं वह उठा दो, निश्चय, इशारा, कंफर्म, वह उठा दो। अब जब आप सामान का नाम ना लें और वह का इस्तेमाल करें तो सर्वनाम है, तो है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जैसे अंग्रेजी में दिस दैट, वैसे हिंदी में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर व्यक्ति के लिए आ जाएगा तब वो वह जो है वो अन्य पुरुष में आ जाएगा, तब वो अंग्रेजी के ही के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब वो अंग्रेजी के ही शी के इक्विवेलेंट होगा तो वो पुरुषवाचक है, और जब वो दिस दैट के इक्विवेलेंट होगा, यूज पर डिपेंड है, तब उसको हम निश्चयवाचक डेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। भाई इतना ही बात है और कुछ नहीं है। आइए 20 नंबर सवाल देखें। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है?
कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? अनजान, अन में गुरुजी हिंदी संस्कृत का अन जो है वो हिंदी में अन के रूप में, पूरे ना के रूप में आ गया, अनजान में बना है। बिन जाना, बिन चखा बना है। ला जो शब्द है वो अरबी फारसी बिरादरी का उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है कह ले। लापता माने जिसका पता ना हो, ला माने बिना होता है। ला मकान जिसका कोई मकान ना हो। ला जवाब जिसका कोई जवाब ना हो। तो सवाल पूछ वो तुझे ला जवाब कर देगा, माने उसका जवाब नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। ला वारिस जिसका कोई वारिस ना हो। तो ला माने बिना होता है, ये उर्दू उपसर्ग है, इसको याद रखिएगा। लापता में हिंदी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में हिंदी उपसर्ग है। तो 20 सवाल रहे यूपीएसआई वाले, जो प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज हमने उठाए। 5 सवाल हमने से रस बना लिए। आओ देखा जाए। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से एक शब्द गलत है, जो गलत है उसको चुनिए। आओ जबरतरीन सवाल है, एकदम बुद्धि धाए धाए करेगी। बताओ, सोचो सोचो। कंफ्यूजन का खात्मा कर दें आज हम। मास्टर साहब का नरक मचाए हो, का सही का गलत, अशुद्ध बताना है, गलत। ये तो हमने समझाने के लिए लिखा, अभी इसको भूल जाइए। इनमें से एक गलत है, सिर्फ एक गलत। कौन गलत है? तो इसमें से सिर्फ एक गलत है। इसका सही रूप द्वैवार्षिक होता है। द्विवार्षिक शब्द गलत है, उचित नहीं है। द्वि से द्वय बना देते हैं, जैसे द्विमातुर नहीं, गणेश जी को द्वय मातुर कहा जाता है। जिनकी 2 माताएं हैं वे द्वय मातुर हैं। तो द्विमातुर नहीं बोलेंगे, द्विवार्षिक नहीं द्वैवार्षिक बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये सही शब्द है। अब आते हैं मास्टर साहब, त्रयंबकम होता है कि अधत्र होता है? तो सुनो, ये गलत लिखा है। शुद्ध रूप देखो, व्याख्या से समझो। त्रि माने 3, अंबक माने नेत्र। अब इसमें यण संधि हो जाएगी, तो जिस अक्षर पर छोटी की मात्रा लगी है वो अक्षर आधा होगा, और ई और भिन्न स्वर मिलकर बनाएगा या, और आगे लगा दे अंबक, तो शब्द बनेगा त्रयंबक माने 3 नेत्र वाले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृत। जैसे कद्दू का वो जब पक जाता है तो अपनी डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मुक्ति होती है। तो वैसी मुक्ति भोलेनाथ दे। तो ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो त्रिअंबक माने 3 अंबक माने नेत्र, 3 नेत्र वाले, इसलिए सदैव आधा त्रा लिखेंगे, पूरा त्रा नहीं लिखेंगे। और बच्चा, फिटकरी नहीं होता है, फिटकिरी होता है। हाय करम, यो, हाँ यो, देयर इज नो वर्ड फिटकरी, गलत है, फिटकिरी होता है। वो अलग बात है, लेखन में चल पड़ा तो क्या करे। ऐसे ही लोग अहिल्या लिखते हैं। रामचरितमानस पलटिए, अहल्या सही शब्द है। अहल्या, इतना सुंदर कि जिसमें कोई दाग तक ना हो, वो है अहल्या। तो अहल्या, फिटकिरी, त्रयंबक सही है। द्विवार्षिक गलत लिखा था, इसका शुद्ध रूप द्वैवार्षिक होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखें, इससे तो दिल टूट गया होगा बहुत जनों का। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तालाब बड़ा है कि बड़ी है? गुरुजी बड़ा है, तालाब पुल्लिंग है। पानी बहता है कि बहती है? पानी पुल्लिंग है गुरुजी। दही खट्टा है खट्टी है? गुरुजी दही खट्टा है, दही पुल्लिंग है। सरसों पीला है कि पीली है? गुरुजी पीली है। सरसों स्त्रीलिंग शब्द है। दही पुल्लिंग है गुरुजी। हमरे यहाँ तो मीठी दही खाते हैं, हमरे यहाँ कहा दही जम गई, दही खट्टी है। तो तुम्हारे यहाँ दही कोई दिन बदला लेगा तुमसे, हाँ, जुकाम करवा देगा तुमको। हाँ, दही को मत बनाओ स्त्री, दही पुरुष है। तुम्हारे यहाँ सब दही की स्त्री बनाए, इसमें हमारा दोस्त थोड़े दही पुल्लिंग है। कहो दही खट्टा है, कहो दही जमता है, कहो दही अच्छा है, कहो दही गाढ़ा है। हाँ, दही गाढ़ी है, दही मीठी है, नरक मचा है दही का। दही अंदर अंदर कलुस जाता होगा एकदम।
सरसों स्त्रीलिंग है। अब कोई ना कहे सरसों का साग, बहुत जोर से मारा हम। याद रखना, सरसों कोई भी क्रिया, जो मैंने तरीका बताया है जेंडर पहचानने का, जो शब्द है उसको कर्ता बनाओ और उसके बगल में क्रिया जोड़ो, तो वो क्रिया तुमको इशारा करेगी कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तालाब छोटा है, तालाब बड़ा है। पानी बहता है, बहती है, गुरुजी बहता है। दही खट्टा है, खट्टी है, गुरुजी खट्टा है। ऐसे ही सरसों, तो सरसों अच्छी है कि अच्छा है? जी अच्छी है। सरसों काटी जाती है, काटा जाता है, गुरुजी काटी जाती है। तो उसको कर्ता बनाना है। अब अगर तुम सरसों का साग बनाओगे और तुम कहोगे गुरुजी यहां तो का साग लिखा है, तो सुनो, ये जो का है या सरसों का तेल, ये जो का है ये सरसों के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ये बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। काकी के शब्द के उसके पहले लिखे शब्द से डिसाइड नहीं होता, उसके बाद वाले, जैसे राम का भाई और राम की बहन, तो ये काकी के राम पर निर्भर नहीं है, काकी के बाद वाले पर निर्भर है। इसलिए काकी की से जेंडर मत डिसाइड करवाना। बाकी गाना गाए लो, पीली पीली सरसों डोले, हाँ का महक महक पुरवा बोले, रुत आ गई रे, ऐसा कोई गाना रहा किसी जमाने में। तो सरसों स्त्रीलिंग है। 22 के बाद 23। पीपल शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। वृक्ष में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्या माने गुरुजी? सुनो, पीपल भाववाचक संज्ञा नहीं है और पीपल समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है। पीपल इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी सूरत में नहीं हो सकता है। पीपल जातिवाचक संज्ञा। जाओ करो गुरुजी, क्या बता रहे हो? आओ समझाएं क्या बता रहे हैं। देखो, जब तुम पेड़ कहते हो तो ये एक प्रकार का नाम है। ऐसे पेड़ के अंदर, ये पेड़ बड़ा वाला गोला हो गया, अब पेड़ के अंदर छोटा छोटा गोला, छोटा छोटा गोला। गुरुजी नीम, नीम भी तो एक प्रकार का पेड़ है। पीपल, पीपल भी एक प्रकार का पेड़ है। तो जाति के अंदर उपजाति, मनुष्य भी एक जाति है। मनुष्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी जाति हैं। मुसलमान में अंसारी हो, क्या कहते हैं वो शेख हो, ये भी जाति हैं। और क्या कहते हैं हिंदुओं में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैसे ये भी जाति हैं। तो क्या ये छोटा हो जाने से व्यक्तिवाचक हो जाएगा? हाँ, जातिवाचक जातिवाचक रहेगा। बड़ा दायरा, फिर छोटा दायरा, फिर छोटा दायरा, फिर छोटा दायरा। हाँ, दायरा बदलता चला जा रहा है। ठीक। हाँ, आजकल तो सब जगह खेल चल रहा है। ईसाई और रोमन कैथोलिक तो रहबे करे। भारत में एक नया कंसेप्ट चल रहा है, दलित ईसाई। जय हो। मतलब ये इधर क्या कहते हैं, ये जब ये सब नया साल दौर चल रहा है, तो इस समय के आप लेख पढ़िए, लंबे लंबे लेख आ रहे हैं। जब दलित बनावे रहा है तो ईसाई का है बना लियो यार। नरक है। हाँ, यूनान में कोनो, यूरोप में कोनो दलित ईसाई नहीं होता। यहाँ क्या दलित ईसाई बनाओ? दलित आगे गए तो जहां है तहां रहे दो। पीपल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पीपल शब्द में, अरे मतलब कोई बड़ा गजब किसी मतलब ये बात मैं भले परिहास में कह रहा हूं, लेकिन एक कोई मतलब क्या फादर, तो उनकी एक किताब है, पूरा लेख छपा है कि कैसे मतलब वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और कैसे वहां दलितों को हाशिए पर रखा जा रहा है। मतलब किनारे, मतलब वैल्यू नहीं है जितना जो पहले से जो वो अपने आप को एलीट मानते हैं, और आप कन्वर्टेड है तो आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ है। अब वो अलग बात है कि आप ये मैंने उनका एग्जैक्टली जो उस व्यक्ति ने लिखा उनका दर्द मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत हो जाए तो भाई हमसे लेख भी मांग लेना, हम अखबार का जवाब लेख उनकी जबानी आपको दिखा देंगे। तो पीपल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। अब गुरुजी, पेड़ भी जातिवाचक और पेड़ की बिरादरी पीपल भी जातिवाचक, तो व्यक्तिवाचक कब होगा? अगर ये बोधि वृक्ष लिखा होता, जो कि एक विशेष पीपल का पेड़ है जिसका नाम है बोधि वृक्ष। अब ये दुनिया में एक है, तो याद रखना, यहां दुनिया में एक से मतलब नहीं, वो विशेष नाम है वो। अब अलग बात है इसकी शाखा ले जाके श्रीलंका लगा लीजिए तो बोधि वृक्ष जातिवाचक नहीं बन जाएगा। बोधि वृक्ष एक विशेष नाम है जिसकी एक विशेष पहचान है, तो जो एक है। अब हमारा नाम अमरनाथ है, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कोई और भी अपना नाम अमरनाथ रख लेगा तो अमरनाथ शब्द जातिवाचक नहीं हो जाएगा। जब आप अमरनाथ बोलेंगे तो आपके जहन में एक चेहरा आएगा जिस अमरनाथ को आप जानते होंगे।
या एक टाइम पर एक ही अमरनाथ, आप 5 अमरनाथ को जाने तो एक टाइम पर एक ही अमरनाथ आपकी खोपड़ी में आएगा तो अमरनाथ जातिवाचक नहीं हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक रहेगा। जो एक पहचान से जुड़ा है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, और जो एक प्रकार से जुड़ा है उसको जातिवाचक कहते हैं। तो पीपल पेड़ का एक प्रकार है, बोधिवृक्ष पेड़ का प्रकार नहीं है, वो यूनिक है। नदी प्रकार है प्राकृतिक संरचना का, लेकिन गंगा प्रकार नहीं, एक नदी है। तो जो एक है बस वही व्यक्तिवाचक है, और जो प्रकार है उसको जातिवाचक में रखना ही पड़ेगा। इसीलिए पीपल जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए पशु जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर चेतक कह दिया जाएगा तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। यही बस समझने का खेल है, बाकी तो सब माया है, मोह है, मिथ्या है। शालिनी घर से आती है, इस वाक्य में से कारक किसका चिन्ह है? दो गुरुजी, शालिनी घर से आती है में से किस कारक का चिन्ह है? अपादान है, करण है, संबंध है, संप्रदान है। तो से अलगाव का बोध करवाता है, से अलगाव का बोध करवाता है। अपादान कारक, करण, संबंध, संप्रदान से इसका कोई संबंध, कोई नाता नहीं है। अपादान अलगाव का बोध करवाता है। तो घर से दूरी हो रही, सर घर से आती है तो जहां अलगाव का बोध आ जाएगा, तुलना का बोध हो जाएगा, तुलना का बोध हो जाएगा, भय यानी डर का भाव आ जाएगा, वहां से आपका अपादान बनाने लगता है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, बहुत बेहतरीन सवाल। औरत, तस्कर, खजूर, लाठी। हिंदी वर्णमाला ने बड़ा बचपन से कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह माने कुछ नहीं। अब बचपन से औ से औरत पढ़ा, लेकिन जान लीजिए कि औरत विदेशी शब्द है। औरत हिंदी शब्द ही नहीं है, अरबी मूल का शब्द है, विदेशी शब्द है। और तस्कर, बॉलीवुड फिल्म वालों ने तस्कर को एकदम तुमको विदेशी फील दे दिया, लेकिन तस्कर ठेठ संस्कृत शब्द है। बाकी तद्भव शब्द हैं, खरजूर और यष्टि, इनसे वो बना है, तद्भव शब्द है, दोनों तद्भव है। तस्कर जो है वो तत्सम शब्द है, औरत जो है वो विदेशी शब्द है। क्या बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आज की बात कही आपको आनंद देने वाली रहेगी। एक दिन में सब कुछ बटोरोगे तो मुश्किल है, परीक्षा नजदीक आवे तो टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो। यह नियमितता यदि आप बनाए रखेंगे तो हिंदी आपके भीतर कुलबुलाएगी, ऐसा मैं आपसे दावे से कहता हूं। तो आइए धीरे धीरे हमारी संगत में बैठिए, हम भी हिंदी का रस लें, आप भी हिंदी का रस लीजिए। बाकी आपके मन में आवे तो गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें। कोई तकनीकी दिक्कत आवे आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी बातचीत कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इस तरह का एप्लीकेशन दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का। इसमें पुलिस बैच है, इसमें SSSC का बैच है, इसमें इंजीनियरिंग का बैच है, इस तरह बैचेस अवेलेबल हैं इसमें। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए राजस्थान का एई की मुख्य परीक्षा का एक बैच हमने लॉन्च किया, ये एई मेंस का बैच है। प्राविधिक बैच यानी पॉलिटेक्निक हिंदी, पॉलिटेक्निक के लिए हमने एक हिंदी का बैच लॉन्च किया, ये भी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है। वे छात्र जो पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा फॉर्म भर रहे हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। कौशल्य बैच है यूपीपीएससी मेंस के लिए 2025 का सामान्य हिंदी निबंध का यानी पीसीएस मेंस का बैच है। और एक बैच वर्दी बैच यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए यह बैच चल रहा है। तो जनवरी में ऑब्जेक्टिव हिंदी लॉन्च करेंगे, लेकिन जो भी लॉन्च करेंगे वो इन सारे बैचेस में अवेलेबल रहेगा। मतलब हमारा जो वर्दी बैच है उस वर्दी बैच में एमसीक्यू बैच अवेलेबल रहेगा, तो आपको अलग से टेंशन नहीं लेनी है, वो अलग से अतिरिक्त लॉन्च किया जाएगा। जनवरी के 10 तारीख के बाद है, पहले ना समझो हाँ कि जनवरी लागे पहले जनवरी से कह दो, नहीं, लेकिन वो एक क्रम में चलेगा तो पूरा फास्ट फॉरवर्ड खत्म हो जाएगा। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही, बाय बाय।